नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल और इसके अंतर्गत हम इंडियन ज्योग्राफी को देख रहे हैं और ये पीटी स्पेशल है और ये लेक्चर बेस्ड ऑन माइंड मैप यानी जीएस वर्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित है। और ये लेक्चर देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी पुनर्परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आरओ एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यह लेक्चर भूगोल का जो कि इंडियन ज्योग्राफी पर आधारित है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ही आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025, इसके अलावा एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत 71वें बीपीएससी पीटी एग्जाम, आरपीएससी, जीपीएससी, एमपीएससी, यूकेपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए एसएससी परीक्षाओं के लिए यूपीएससी द्वारा आयोजित अधीन सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित पीट 2025 के लिए, इसके अलावा शिक्षक भर्ती के लिए भी विषय वाइज ज्योग्राफी के अंक ये महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को देखते हैं जो बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित है। नोटेड पॉइंट यह है कि बेस्ड ऑन माइंड मैप यानी जो माइंड मैप पर आधारित है, इसके अंतर्गत जो इतिहास यानी भारतीय इतिहास जो पीटी स्पेशल था, इस पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आज समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा के लिए जो उपयोगी अंक है यानी उसके सिलेबस पर आधारित यह जो है, इस पर जो प्राचीन भारत को देखें तो यहाँ महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोडेड हैं। इस चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को जो प्राचीन भारत पर आधारित यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पर जो भी यहाँ महत्वपूर्ण टॉपिक है सारे टॉपिक बनाकर लेक्चर इस चैनल पर अपलोड कर दें। मध्यकालीन भारत के संपूर्ण टॉपिक पर बनाकर लेक्चर इस चैनल पर अपलोडेड है। इसके अलावा आधुनिक भारत पर भी जो भी यहाँ टॉपिक दी गई सारे टॉपिक को बनाकर लेक्चर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके इस लेक्चर को यानी भारतीय इतिहास के लेक्चर को और जो है बेस्ड ऑन माइंड मैप जो कि वर्तमान लेक्चर है ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी, उसको इस चैनल पर जाकर सारे लेक्चर को देख सकते हैं जो चैनल प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध है। चलिए आज से लेक्चर शुरू करते हैं जो कि बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित है और इसके अंतर्गत इसके इंडेक्स का पूर्वावलोकन कर लें तो इसमें विश्व भूगोल का आप देख सकते हैं यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी को देखें तो इसमें 11 महत्वपूर्ण टॉपिक है। सारे टॉपिक को महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप इस चैनल पर जाकर सारे लेक्चर को देख सकते हैं। यानी यहाँ पर देखें भूगोल का यानी इंडियन ज्योग्राफी की जो महत्वपूर्ण टॉपिक देखे जा सकते हैं, इसमें 10 टॉपिक है। इसमें जो है यानी कॉमन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी बनाकर इस चैनल पर अपलोडेड है। भारत की नदियाँ, झील, प्रपात, हवाई अड्डे जो है यह लेक्चर आज के यानी यह टॉपिक जो आज के लेक्चर में निहित है यानी इस पर बनाया जाएगा। ये संपूर्ण लेक्चर जो है यह बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देखते रहें। इसके बाद देखा जाए तो यूपीपीएससी का PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व की परीक्षाओं में पीटी में पूछे गए प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल सहित व्याख्यात्मक व्याख्या इसमें दिया गया है जो कि आयोग के आंसर के पर आधारित है। तो उसको भी इस लेक्चर में विस्तार से चर्चा करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। यानी यहाँ देखें भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी, इसके टॉपिक में देखें तो पहला टॉपिक यहाँ पर सामान्य परिचय यानी यहाँ कॉमन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी दिया गया है। तो इस पर जो महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर जो है पूर्व में अपलोड किए जा चुके हैं। तो आप एक गहन दृष्टि के रूप में यानी एक सरसरी निगाह पर इसके जो नोट्स है एक बार पुनः देख सकते हैं। यानी इस सारी जानकारी पूर्व के लेक्चर में दी जा चुकी है। यहाँ पर केवल आप इसको गहन दृष्टि के रूप में आप देख सकते हैं। यानी इसकी भारत की भौगोलिक विशेषताएं यानी यहाँ सामान्य परिचय था, भारत का सामान्य परिचय के अंतर्गत ये सारी जानकारी इसमें नहीं थी। इसके बाद भारत की भौगोलिक विशेषताएं के अंतर्गत जो है यानी इसमें 4 प्रकार के हिमालय जो हैं निर्माण आयु के आधार पर 4 समानांतर संरचना के आधार पर जो हिमालय के भाग बांटे गए हैं उसको आप देख सकते हैं। जहाँ दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नदियों के आधार पर जो है यानी हिमालय की पूर्व से पश्चिम नदियों के आधार पर जो वर्गीकरण है हिमालय का उसको भी देख सकते हैं जो कि ये अपर पीटी एग्जाम में जो 2024 था उसमें पूछा गया, तो आप इसको देख सकते हैं सारी जानकारी इसमें। इसके बाद जो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है, जो इसमें दर्रे हैं या जो पास हैं उनका क्या क्रम है, और ये जो है उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम में क्रम क्या है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट क्या है, और सतपुड़ा पहाड़ियाँ कौन सी, सतपुड़ा पहाड़ियाँ ताप्ती नदी निकलती है उसकी चोटी सबसे बड़ी क्या है, अरावली पर्वत जैसे अवशिष्ट पर्वत भारत में उदाहरण का एग्जाम्पल है, मतलब ये जो भारत में ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण अरावली पर्वत है, तो उसको देखा जा सकता है। इसमें पूर्व से पश्चिम का क्रम, उत्तर से दक्षिण के क्रम सारे दिखाए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से देख सकते दक्षिण और मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ इसमें दिखाई गई हैं। इसमें दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थान कहाँ पर, ये सारी जानकारी इसमें निहित है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं कार्डियन पहाड़ियों को अंतर्गत उत्तर से दक्षिण यानी उत्तर से दक्षिण का एक क्रम क्या है। इसके बाद पश्चिमी घाट के जो दर्रे हैं उनका उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है, और पूर्वी घाट के पहाड़ियाँ में उत्तर से दक्षिण का क्रम कैसे सारे दिखाए गए। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं भारत के प्रमुख दर्रे हैं, भारत के प्रमुख ग्लेशियर, वेरी इंपॉर्टेंट है। यह आरओ का फेवरेट क्वेश्चन रहा है कि भारत में सबसे बड़ा ग्लेशियर क्या है, यहाँ सियाचिन है। और ससानी को भी ये एग्जाम पूछ चुका है, तो इसमें देखिए काराकोरम के अंतर्गत ये सारे ग्लेशियर भारत में मौजूद हैं। इसके बाद भारत के प्रमुख पठार को देख सकते हैं, यानी पठारों का इसमें क्रम दिया गया है। इसके बाद द्वीप समूह भारत में कौन से, भारत के तटीय क्षेत्र कौन से हैं, भारत की तटरेखा पर 9 राज्यों में कौन से राज्य सबसे बड़ी और सबसे छोटी तटरेखा कौन से। इसके बाद 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल से भारत के किन द्वीपों को अलग होता है, डंकर पास कहाँ पे, सारी जानकारी हम देख चुके हैं। इसके बाद EEZ यानी ये जो आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र ये क्या है, और प्रादेशिक सीमा क्या है, और अनन्य क्षेत्र क्या है यानी कंडीशनल जोन क्या है, यानी
इसमें देखिए 12 जो नॉटिकल मील है, 24 नॉटिकल मील और 200 नॉटिकल मील का जो है क्षेत्र इसमें विस्तार से चर्चा कर लिया है। और जो है हिंद महासागर को रत्नाकर प्राचीन भारतीय इतिहास में कहा गया, जो कि यह भारत यानी अपने देश के नाम पर जो है ग्रेट इंडियन ओशन यानी भारत के नाम पर एकमात्र महासागर का नाम जो है ये हिंद महासागर, जो कि प्राचीन काल में रत्नाकर के नाम से जाना जाता था, जो कि महासागर का पर्यायवाची भी है। इसके बाद देखें तो सुषुप्त बैरन द्वीप इस सक्रिय ज्वालामुखी हैं, तो जो कि भारत के द्वीपों में स्थित है, इसको देखा जा सकता है। इसके बाद भारत में पाए जाने प्रमुख मिट्टियों को विस्तार से समझने का प्रयास किया था, जिसमें देखें दोमट या कछारी जलोढ़ मिट्टी, इसको काप मिट्टी भी कहते हैं, सर्वाधिक भारत के हिस्से पर पाई जाती है, यानी 43% पाई जाती है। दूसरी यहाँ पर काली मिट्टी या रेगुल मिट्टी भी होती है, इसको रेगुल कपास की मिट्टी या ट्रोपिकल ब्लैक भी कहते हैं, स्प्लेटाइट मिट्टी। सारी जानकारी को लेक्चर में विस्तार से देख चुके हैं। इसको भारत की नदियों को देख सकते हैं। भारत की नदियों जो है देखें तो इसमें भारत की नदियों का जो मायका होता है मध्य प्रदेश होता है, क्योंकि वहाँ से महत्वपूर्ण नदियों का जो उद्गम होता है, तो ये सारी जानकारी हम दे चुके हैं। नदियों के बारे में ये सारी जानकारी जो है पूर्व के लेक्चर में हम विस्तार से दे चुके हैं। इन नदियों के बारे में थोड़ा सा जानकारी को हम ऐड कर लेते हैं। इसमें देखें विशेष रूप से क्या जानकारी है। इसमें नोटेड ये है कि प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देखें तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देखें तो सबसे पहले जो है महानदी सबसे उत्तर में है। महानदी सबसे उत्तर में, यानी यहाँ देख सकते हैं महानदी जो है, यहाँ पर आप महानदी को देख सकते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे उत्तर में ये महानदी है। इसके नीचे गोदावरी है, यानी महानदी के नीचे जो है आती हैं वो गोदावरी नदी आती हैं, यानी यहाँ गोदावरी है। गोदावरी के नीचे देखें तो कृष्णा नदी है, कृष्णा गोदावरी के नीचे कृष्णा नदी है। फिर कृष्णा के नीचे देखें तो पेन्नार नदी आती है, पेन्नार के नीचे कावेरी नदी आती है, कावेरी। और सबसे नीचे देखें दक्षिण में जो है वो बैगाई नदी आती है, यानी बैगाई नदी सबसे दक्षिण में है प्रायद्वीपीय भारत में। प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम देखें, सबसे प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी देखें तो गोदावरी सबसे लंबी है प्रायद्वीपीय भारत में है। यानी गोदावरी नदी को हमने देख लिया था कि गोदावरी नदी को देखें तो जो ये इनकी लंबाई जो है गोदावरी की 1465 किलोमीटर गोदावरी जी की लंबाई है, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। और भारत की सबसे लंबी हमने देखा गंगा जी हैं, जो कि 2525 किलोमीटर हैं। और इसके बाद गोदावरी के बाद कृष्णा नदी आती हैं लंबाई के हिसाब से, और इनकी लंबाई हमने देखा था 1401 किलोमीटर इनकी लंबाई है। इसके बाद कृष्णा के बाद नर्मदा आती हैं, यानी याद रखना कि नर्मदा जो है महानदी से बड़ी है। तो नर्मदा की नदी हमने देखा था इनकी लंबाई जो है 1312 किलोमीटर नर्मदा की है, और महानदी की जो लंबाई है वो 815 किलोमीटर है। इसके बाद कावेरी आती हैं। कावेरी देखें तो इस क्रम में यानी सबसे बड़ी प्रायद्वीप में गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर नर्मदा, फिर महानदी, इसके बाद कावेरी आती हैं। कावेरी का देखें जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है, 800 किलोमीटर का कावेरी। और इस क्रम में ताप्ती सबसे छोटी है, ताप्ती की लंबाई जो है इन क्रम में सबसे छोटी है। ताप्ती जो है इनकी लंबाई 724 किलोमीटर है। तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी, फिर उनसे छोटी कृष्णा, फिर उनसे छोटी नर्मदा, उनसे छोटी महानदी, फिर महानदी से छोटी कावेरी, कावेरी से छोटी ताप्ती, यानी इनमें सबसे छोटी ताप्ती नदी है, जो कि सतपुड़ा के पहाड़ियों से निकलती हैं, ताप्ती मध्य प्रदेश में। और हमने देखा कि भारत में जो यानी अपने देश में भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमा में बहने वाली नदी जो है गोदावरी नदी जी है, जो कि भारत के 6 राज्यों की सीमा में होकर बहती हैं। इसके बाद गंगा नदी जो है भारत के 5 राज्यों से होकर बहती हैं। और गंगा जी की जो प्रमुख सहायक नदी हैं, जो देखें गंगा जी के दाहिने तरफ से आकर या नीचे से आकर मिलती हैं, यमुना जो अपने प्रयागराज में इनका संगम होता है यमुना जी का, वो 5 राज्यों से होकर बहती हैं, यमुना जी हैं। इसके बाद चौथा जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी देखें तो ये भारत के 4 राज्यों से बहती हैं। और जो देखें गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है, सोन नदी जो है, यह भारत के 4 राज्यों से प्रभावित होती हैं। इसमें महत्वपूर्ण से देख लिया कि जो इसमें ध्यान दें गोदावरी और कावेरी को यहाँ समझ लें, तो गोदावरी जो है इनको वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा, दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, जबकि कावेरी में ये दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है। ये भी याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उनकी सहायक नदियों को भी याद रखना है। एक जानकारी और इसमें ऐड कर लेते हैं, तो हमने देखा कि सिंधु नदी तंत्र जो है, इसमें देखें 5 नदियां हैं। इन 5 नदियों से ही 5 नदियों से पंजाब बना है। पंजाब जो 5 नदियों का जो भूमि है या जो तंत्र बना सिस्टम वो पंजाब है, यानी पंजाब 5 नदियों के इस तंत्र से ही बना। तो इसमें देखें सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू एवं कश्मीर राज्य से होकर बहती हैं। भारत एवं पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता 1960 का है के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम यानी सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदी झीलम एवं चिनाव के संपूर्ण जल का केवल 20% जल का उपयोग कर सकता है। जैसा कि देखें 22 अप्रैल 2025 को जो है पहलगाम पर आतंकवाद प्रायोजित इन पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकी हमला जो भारत के पर्यटक जम्मू कश्मीर में गया था उसमें कराया गया था, तो भारत ने इसको सस्पेंड कर दिया था। जो सिंधु ट्रीटमेंट है इसको आज भी सस्पेंडेड है, और भारत ने इस पर जो है इस आतंकवादी कार्रवाई का माकूल जवाब देने के लिए 7 मई 2025 को जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों को ठिकाने जो थे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में या पाकिस्तान में, तो उसको नष्ट कर दिया था अपने एयर डिफेंस यानी जो सशक्त एयर डिफेंस के माध्यम से उसने नष्ट कर दिया था। और इसमें जो है देखें तो आतंकवादियों को घुटनों पर ला दिया था, और आतंकवादी भारत की सबसे बड़ी आतंकवादी कार्रवाई अब तक की ये मानी जा रही है। सिंधु नदी तंत्र में हमने देखा था कि सबसे ऊपर सिंधु नदी है, और सिंधु नदी के जस्ट नीचे देखें तो आपके जो आते हैं
वो झेलम आती है, यानी ये झेलम जो है सिंधु नदी के जस्ट नीचे है। और झेलम के जस्ट नीचे देखें तो चिनाब आती हैं, और चिनाब जो है ये मुख्य नदी हैं। चिनाब सिंधु के बाद दूसरी मुख्य नदी चिनाब है, क्योंकि शेष 4 नदियाँ चिनाब में मिल जाती हैं, और चिनाब अंतर जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है, और सिंधु जाकर बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। और उद्गम देख सकते हैं क्या है, सारी जानकारी पूर्व में दे चुके हैं। तो सिंधु के जस्ट नीचे क्या है, झेलम है, और झेलम के जस्ट नीचे चिनाब हैं, और चिनाब के बाद जो आते हैं वो रावी आते हैं, यानी रावी जो है तीसरे क्रम पर हैं। रावी के बाद देखें जो आते हैं और सतलज हैं, सतलज चौथे क्रम पर है, और जो सतलज के नीचे है वो ब्यास है, सबसे नीचे इसमें जो ब्यास का है। और ब्यास पर हमने देखा प्योंग बांध है। ये सारी जानकारी पूर्व में हम दे चुके हैं, इसलिए यहाँ विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। और भारत की सबसे लंबी नदी हमने देखा गंगा जी हैं, जो 2525 किलोमीटर लंबी हैं, और इनकी लंबाई भारत में यह सबसे लंबी है। हालांकि वैसे देखें भारतीय नदियों में क्रम में देखें तो सबसे जो लंबी नदी ब्रह्मपुत्र हो जाएंगी, जिनकी लंबाई देखें तो 2900 किलोमीटर है, जिनमें भारत में 916 किलोमीटर बहती हैं। दूसरे स्थान पर सिंधु हो जाएंगी, देखें इनकी लंबाई सिंधु की जो है 28,880 किलोमीटर है, और भारत में यह देखें तो 1114 किलोमीटर ही बहती हैं। शेष जो है वो पाकिस्तान और जो है तिब्बत में बहती है सिंधु नदी, और उसके बाद गंगा नदी है। लेकिन भारत में प्रवाहित नदियों में गंगा जी सबसे लंबी नदी है। और हमने गंगा जी के बारे में देखा कि ये भारत के 5 राज्यों से होकर बहती हैं, और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती हैं। और उत्तर प्रदेश में यह देखें तो बिजनौर जिले से जो है उत्तर प्रदेश में गंगा जी प्रवेश करती हैं। यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण है। और हमने देखा कि जो देवप्रयाग है वहाँ पर देखें तो भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है, वहीं पर इनकी संयुक्त धारा जो गंगा के नाम से जानी जाती है। इस पर हमने विस्तार चर्चा पूर्व लेक्चर में कर लिया, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा विस्तार नहीं कर। चलिए आगे अब देखते हैं, ज़्यादा विस्तार हो रहा है तो इसमें देखें झील और संबंधित राज्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। झीलों के बारे में देख लेते हैं जल्दी से। जो झील है और वो किस राज्य में, देखें डल झील तो जम्मू कश्मीर में, बुलर झील जम्मू कश्मीर में, बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर में, मानस बल झील जम्मू कश्मीर में, ये प्रथम 4 जो है जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद देखें राजसमंद झील राजस्थान में, पिछौला झील राजस्थान में, सांभर झील राजस्थान में, सात ताल झील उत्तराखंड में, नैनीताल झील उत्तराखंड में, राख सताल झील उत्तराखंड में, माला ताल झील उत्तराखंड में है। इसके बाद देखें तो हुसैन सागर झील देखें तो आंध्र प्रदेश में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पुलकट झील ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखें तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पुलकट झील है, जो कि लैंगून है। लोकटक झील देखें मणिपुर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नागिन झील जम्मू कश्मीर में, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में। इसके बाद लून करनसर झील राजस्थान में है, जयसमंद झील राजस्थान में, फतेह सागर झील भी राजस्थान में, डीडवाना झील भी राजस्थान में पाई जाती हैं। देवताल झील उत्तराखंड में, नौकुचियाताल झील उत्तराखंड में, खुरपाताल झील उत्तराखंड में, कोलूरू झील देखें आंध्र प्रदेश में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चिल्का झील देखें उड़ीसा में भी इंपॉर्टेंट, लोनार झील महाराष्ट्र में है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोनार झील है। हमने देखा था कि उल्का पिंड के गिरने से जो लोनार झील महाराष्ट्र में इसका निर्माण हुआ था। बेवनाड झील केरला में इंपॉर्टेंट है। अष्टमुडी झील केरला में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेरियार झील भी केरला में है। इसके बाद नक्कली झील राजस्थान में है, रूपकुंड झील उत्तराखंड में, कोलूरू झील भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आंध्र प्रदेश में है। बड़खल झील हरियाणा में है। इसके बाद देखें तो घेपन झील हिमाचल प्रदेश में, काली वेगी झील तमिलनाडु में, चंदोबी झील असम में, और चपनाला झील असम में है। चलिए अब झीलों के बारे में विशेषताओं को इसमें शामिल कर लेते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील देखें, भारत की सबसे बड़ी जो तटीय झील है वह है चिल्का झील, यानी चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील, जो उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा में, जो खारे पानी की एक लैगून झील है, यानी है क्या, ये लैगून झील है। यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील का दायां और भारवी नदी से जल प्राप्त होता है। इस झील की लंबाई 65 किलोमीटर, चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर और गहराई 2 मीटर है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील है, राजस्थान में 230 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में, राजस्थान में। यानी भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील क्या है, सांभर झील है, जो कि राजस्थान में है। यानी यहाँ पर देख सकते हैं सांभर झील है, जो कि यह देखें तो भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील है, और इसका क्षेत्रफल यानी कितने क्षेत्र में, 230 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है, यानी बुलर झील देखें जो सबसे ऊपर यहाँ बुलर झील ये है, जम्मू कश्मीर में है। तो भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है, और इसका क्षेत्रफल 160 किलोमीटर स्क्वायर है, जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना इसी पर है, यानी बुलर झील पर ही तुलबुल परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील पंजाब के रोपण जिले में सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध से निर्मित है, यानी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी, गोविंद सागर झील है। और याद रखें कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील सिक्किम में है। तिस्ता नदी उद्गम यहीं से होता है, इसी झील से। और महाराष्ट्र में बुलढाना जिले में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है। उकाई गुजरात ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर राजस्थान, गांधी सागर मध्य प्रदेश, चंबल नदी पर स्थित झीलें हैं। नागार्जुन सागर नालकोंडा जिला तेलंगाना तथा गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश, कृष्णा नदी पर निजाम सागर तेलंगाना, मंजला नदी पर तुंगभद्रा कर्नाटक, तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झील है। लोकटक झील मणिपुर में देखें तो पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील
में, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी लोकटक झील को थोड़ा देख लेते हैं। इसमें लोकटक झील देखें, यहाँ पर लोकटक झील है। ये लोकटक झील जो मणिपुर में, इसमें हमने देखा लोकटक झील मणिपुर पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। पूर्वोत्तर भारत का मतलब जो 7 सिस्टर स्टेट हैं भारत के पूर्वोत्तर में। इस झील में देखें तो केम्बुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये पूछा जा सकता है कि केम्बुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ, तो ये लोकटक झील जो मणिपुर में है। हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बनाड झील केरल एक लैगून झील है। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप है, जहां पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47 वेलिंगटन द्वीप पर ही है। पूर्वी तट पर स्थित पुलकट झील, यानी पुलकट झील यहाँ पर देखें जो पूर्वी तट पर है, यानी पश्चिमी घाट पर है, ये पुलकट झील देख सकते हैं। तो पुलकट झील के बारे में यह है कि पूर्वी तट पर स्थित पुलकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में, यानी इसका 84% भाग कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में है। 16% भाग जो है तमिलनाडु में पड़ता है। बैरियर टापू जिसका नाम, यानी यहाँ पर बैरियर टापू जिसका नाम श्रीहरिकोटा, इससे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। पुलकट झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी, कालंजी एवं स्वर्णमुखी नदियां हैं। बकिंघम नहर पुलकट झील के पश्चिमी हिस्से में। पुलकट झील के आंध्र प्रदेश नालौर जिला वाले हिस्से में 1976 में एवं तमिलनाडु तिरुवल्लुर जिला वाले हिस्से में 1980 में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं जल्दी से भारत के प्रमुख जलप्रपात को इसमें कवर कर लेते हैं। तो देखें सबसे बड़ा जो भारत में जलप्रपात है वो जोंग या गरसोप्पा, इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। इस शरावती नदी पर है और यह 253 मीटर जो इसकी ऊंचाई, और ये मध्य प्रदेश में जो है जोग या गरसोप्पा जो है जलप्रपात पाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है या फॉल्स है, यानी 253 या 255 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद ना देखें तो नर्मदा नदी पर है और 183 मीटर यह जो है दूसरा सबसे जो ऊंचा ये जलप्रपात या फॉल्स है। इसके बाद शिव समुद्रम देखें, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है, 98 मीटर है। इसके बाद गोकक देखें तो गोकक नदी पर 55 मीटर है। इसके बाद पायकारा नीलगिरी क्षेत्र में है। चूलिया जो जलप्रपात है चंबल नदी पर है, 18 मीटर ऊंचा है। पुनासा देखें जो फॉल्स है या जलप्रपात चंबल नदी पर 12 मीटर ऊंचा है। इसके बाद देखें ये आपका बिहार टोंस नदी पर है बिहार में, और ये 100 मीटर ऊंचा है। और इसके बाद धुआंधार देखें नर्मदा नदी पर 10 मीटर ऊंचा है, यानी मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात भी पाया जाता है। इस पर हुंडरू देखें जलप्रपात या स्वर्ण रेखा नदी पर 98 मीटर ऊंचा है। इसके बाद देखें कुचिल जलप्रपात 455 मीटर है। कुचिल जलप्रपात यह देखें तो 455 मीटर है, और यह वराही नदी पर 455 मीटर है। इसके बाद देखें दूध सागर यह मांडवी नदी पर है, 310 मीटर ऊंचा है। इसके बाद चित्रकूट में देखें इंद्रावती नदी पर यह फॉल्स है। लोड या बूढ़ा बाघ बूढ़ा नदी पर यह जो फॉल्स या जलप्रपात पाया जाता है भारत में। तो यहाँ पर हमने फॉल्स भारत के प्रमुख जलप्रपात को देख लिया। इसमें जो हमने झीलों के बारे में देखा था, झीलों के बारे में थोड़ी सी जानकारी इसमें और ऐड कर लेते हैं। तो देखें जो भारत में जो सबसे बड़ी लैगून झील थी हमने देख लिया था, चिल्का झील थी। यानी चिल्का झील जो है, जो कि देखा हमने, यह चिल्का झील जो उड़ीसा में पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील जो चिल्का झील ये थी। दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील जो है वह पुलकट झील है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील वो पुलकट झील थी। इसके अलावा बुलर झील के बारे में थोड़ी जानकारी ऐड करें, हालांकि हमने विस्तार से जान लिया था। तो बुलर झील जम्मू कश्मीर में झीलम नदी पर बना गोखुर झील है। यानी जो बुलर झील है यह गोखुर झील है। इस पर विवर्तनिका क्रिया का भी प्रभाव। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है यह बुलर झील है। तुलबुल परियोजना इसी पर है। डल झील कश्मीर की अत्यधिक खूबसूरत झील है। डल झील देखें तो कश्मीर की सबसे खूबसूरत झील है। देखते हैं ज़्यादा विस्तार हो जाएगा इसमें यदि कुछ और ऐड करेंगे तो। इसमें देखें देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसमें देख सकते हैं। यानी देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे देखें तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली में है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देखें तो मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। इसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग को देख सकते हैं। देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में 5 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे इसमें शामिल किए गए हैं। इसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग को देख लेते हैं। हालांकि वर्तमान में देखें तो 20+ जो हवाई अड्डे देश में हैं, लेकिन यहाँ 5 ही दिया गया महत्वपूर्ण हवाई अड्डे। यदि अपने उत्तर प्रदेश के राजधानी जो लखनऊ, वहाँ पर देखें जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उसका नाम चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और देखें जो भारत की जो बल्कि उत्तर प्रदेश की जो धार्मिक राजधानी जो वाराणसी है, वहाँ के जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उसका नाम देखें तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हालांकि यूपी स्पेशल में विस्तार से चर्चा कर ली, इसलिए यहाँ पर विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस नोट्स में जो नहीं थे उसको हमने चर्चा कर लिया। इसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग को यहाँ पर देख लेते हैं। तो यह जल परिवहन के अंतर्गत है राष्ट्रीय जलमार्ग एंड नेशनल वाटर वे जो है। इसमें ध्यान दें कि जल परिवहन के अंतर्गत देखें तो केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987 में की गई थी।
इसका मुख्यालय कलकत्ता में, ध्यान रखना है कि जो है केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987 की। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कलकत्ता में। देश के जलमार्ग में दो भागों में बांटा गया है। तो आंतरिक जलमार्ग यहाँ जो दिया गया है, आंतरिक जलमार्ग यानी देश के अंदर जो जलमार्ग, उसमें दूसरा सामुद्रिक जलमार्ग होता है। तो आंतरिक जलमार्ग में हम यहाँ देखने जा रहे हैं, तो देश का यानी अपने देश का आंतरिक जलमार्ग में सबसे बड़ा जो जलमार्ग है वो NW1 है, नेशनल वाटरवे 1 है, जो अपने प्रयागराज यानी इलाहाबाद से हल्दिया मतलब जो कलकत्ता वेस्ट बंगाल में, वहाँ तक ये 1620 किलोमीटर लंबा है। यानी ये ध्यान दें कि यह परिवहन नदियों, नहरों, झीलों के द्वारा, जो आंतरिक जलमार्ग है यह परिवहन नदियों, नहरों, झीलों के द्वारा होता है। हल्दिया से इलाहाबाद तक के जलमार्ग को 22 अक्टूबर 1986 ईस्वी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया था। ये सबसे बड़ा जलमार्ग है, ध्यान रखना है इस बात को। तो यहाँ पर देखें दूसरा जो NW2 है, यह सादिया से धुबरी, यह देखें तो 891 किलोमीटर लंबा है। दूसरा बल्कि तीसरा है, दूसरा ये बन जाएगा चौथा वाला, ये तीसरा सबसे लंबा NW2 है। इसके बाद NW3 कोल्लम से कोट्टयूर 205 किलोमीटर है। NW4 देखें काकीनाडा से मरक्कानम है 1095 किलोमीटर, यानी दूसरा सबसे लंबा यही है NW4, और 1 सबसे ज़्यादा बड़ा, NW1 सबसे बड़ा है, और NW2 जो दूसरा सबसे बड़ा था या लंबाई में सबसे लंबा था। NW5 तलचर से धमराज, ये 623 किलोमीटर है, ये चौथा सबसे लंबा है। इसके बाद NW6 देखें तो लखीमपुर से भांगा तक है, लखीमपुर से भांगा ये 121 किलोमीटर प्रस्तावित, यानी सबसे छोटा यही जो NW6 जो है सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग है, जो कि आंतरिक जलमार्ग यानी सबसे छोटा आंतरिक जलमार्ग है, हालांकि अभी प्रस्तावित है। आंतरिक जलमार्ग को हमने देख लिया। इसके बाद सामुद्रिक जलमार्ग जाते हैं। समुद्री जलमार्ग जो होते हैं ये बंदरगाहों के थ्रू ही होते हैं, यानी पोर्ट जो भारत के होते हैं, तो ये पोर्ट पर आधारित जो होता है वो समुद्रिक जलमार्ग होता है। यानी आंतरिक जलमार्ग के बाद समुद्रिक जलमार्ग होता है जल परिवहन के अंतर्गत। इसमें देखें, इस दृष्टि से भारत का संपूर्ण प्रायद्वीपीय तटीय भाग काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश की मुख्य भूमि देखें तो 5600 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर 12 बड़े 185 छोटे मझोले बंदरगाह हैं। हालांकि यहाँ देख सकते हैं अब 13 हुए हैं, पोर्ट ब्लेयर को इसमें शामिल किया गया, तो 13 जो है बड़े और 185 प्लस जो मझोले बंदरगाह स्थित हैं। किस पर? जो तटरेखा है, देश की मुख्य भूमि की 5600 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर ये जो है 13 बड़े बंदरगाह और 185 प्लस मझोले बंदरगाह, जिससे समुद्री जलमार्ग होता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह देखें तो मुंबई है, यानी मुंबई जो अरब सागर में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार करती है, जबकि छोटे बंदरगाह संविधान की समवर्ती सूची का मतलब इसमें जो होता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों नियम बनाते हैं, संबंधित राज्य जो होते हैं। तो जबकि छोटे बंदरगाह संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है, जिनका प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारें करती है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, यानी ये देख सकते हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह जो यह है देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है और ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है। गुजरात स्थित कांडला एक ज्वारी बंदरगाह है। यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है, यानी गुजरात में जो कांडला है, कांडला को यहाँ देख सकते हैं, जो कांडला ये देखें गुजरात में है, तो अरब सागर में इसकी स्थिति है। तो यह है क्या? ज्वारी बंदरगाह है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई को देखें तो चेन्नई क्या है? एक कृत्रिम बंदरगाह है, यानी यहाँ पर चेन्नई जो है आर्टिफिशियल बंदरगाह है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है, यानी आर्टिफिशियल के साथ साथ भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह भी है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना में हुई थी। इसका मुख्यालय कोच्चि केरल में। यह देश का जहाज निर्माण और मरम्मत का सबसे क्षमता वाला शिपयार्ड है। दहेज देखें तो गुजरात देश का प्रथम बंदरगाह जो रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया है, इसलिए इसे रसायन बंदरगाह के नाम से जो दहेज गुजरात में बंदरगाह है। इसमें देख लेते हैं तो भारत के प्रमुख बंदरगाह, यानी नाम बंदरगाह का नाम क्या है? राज्य केंद्र शासित प्रदेश यानी स्टेट यूनियन टेरिटरी कहाँ पर, और नदी खाड़ी और समुद्र कहाँ पर ये हैं स्थित। तो देखें कोलकाता जो बंदरगाह है ये पश्चिम बंगाल हुगली नदी पर है। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में अरब सागर में है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु बंगाल खाड़ी में। कोच्चि बंदरगाह केरल अरब सागर। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश बंगाल खाड़ी में। पारादीप उड़ीसा बंगाल खाड़ी में। तूतीकोरम बंदरगाह देखें तमिलनाडु बंगाल खाड़ी में। मार्म गोवा में अरब सागर में। कांडला गुजरात में अरब सागर में। न्यू मंगलुरु कर्नाटक में अरब सागर में। और यह नेहवा सेवा जिसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नाम दे दिया गया महाराष्ट्र में अरब सागर में। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में बंगाल खाड़ी में। पोर्ट ब्लेयर जो नवीन बंदरगाह बनाए अंडमान निकोबार द्वीप में, अंडमान में बंगाल खाड़ी में जो है यह 13वां बंदरगाह बनाया गया। जानकारी और इसमें देख लेते हैं जो आंतरिक जल परिवहन में जो आंतरिक जलमार्ग था, आंतरिक जलमार्ग इसमें NW1 था। इसमें थोड़े से इसको विस्तार कर लेते हैं। हमने देखा इलाहाबाद से हल्दिया, तो इलाहाबाद में जो नदी है वो गंगा नदी यानी भागीरथी है, गंगा जी हैं। गंगा नदी से इलाहाबाद में गंगा नदी से लेकर के हुबली नदी यानी हल्दिया में हुबली नदी तक जो है यह परिवहन होता है NW1 का, जो सबसे लंबा है, जो कि 1620 किलोमीटर में देख लिया। इसके बाद जो ये आपका NW2 इस सादिया कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये भी याद रखना है कि NH2 क्या सादिया क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी पर सादिया धुबरी के बीच लंबाई 881 किलोमीटर है।
तो ब्रह्मपुत्र नदी, सादिया एवं धुबरी नदी के बीच जो है ये जो NW2 है। इसके बाद इसमें 6 वाले को देखें तो यह है असम में बराक नदी पर, यह असम में जो लखीपुर है, असम में बराक नदी पर भांगा से लखीपुर तट के बीच जो प्रस्तावित है 121 किलोमीटर है। असम याद रखना इसको भी। सबसे पहले बंदरगाह का डिफिनीशन को भी समझ लेते हैं। तो देखें बंदरगाह या पोर्ट होते क्या है, तो रणनीतिक भौगोलिक स्थान जो समुद्र, नदियों या झीलों के किनारे पर स्थित हैं, जहां जहाज, कार्गो और यात्रियों को लोड और डिस्चार्ज किया जाता है। इसमें याद रखें जो एन्नोर बंदरगाह है, इसका प्रेजेंट जो नाम है वह कामराज पोर्ट कर दिया गया, जो तमिलनाडु में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एन्नोर बंदरगाह। इसको देखें तो एन्नोर बंदरगाह को छोड़कर जो कंपनी अधिनियम 1956 तक प्रस्तावित है, मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम 1963 तक प्रस्तावित और सभी हैं। बंदरगाहों का संचालन किया जा रहा है सेस का। सभी गैर प्रमुख बंदरगाह लघु बंदरगाह IP अधिनियम 1908 के तहत शासित हैं, इंडियन पोर्ट एक्ट के तहत। इसके बाद देखें जो तूतीकोरन बंदरगाह, इसमें देखें तो VO चिदम्बरम बंदरगाह पोर्ट इसको कहते हैं। तूतीकोरन जो है यानी VO चिदम्बरम बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ये आर्टिफिशियल बंदरगाह तूतीकोरन है और इसका लोकेशन गल्फ ऑफ म्यांमार है और फेमस ये पर्ल फिशरीज के लिए फेमस बंगाल खाड़ी में है। इसको पर्ल सिटी के नाम से भी जानते हैं। तूतीकोरन बंदरगाह से VO चिदम्बरम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें याद रखना है कि जो कांडला पोर्ट है इसका भी नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नाम दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है। यानी ये जो कांडला पोर्ट है इसका नाम दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट नाम यानी कांडला पोर्ट का नाम चेंज करके रख दिया गया है। और कांडला पोर्ट जो गुजरात में, इसके बारे में देखें तो इंडिया का ये सेकेंड बिजीएस्ट कंटेनर पोर्ट है। यानी जो भारत का इस दूसरा जो सबसे व्यस्त जो है कंटेनर पोर्ट ये कांडला है। आफ्टर जो मुंड्रा पोर्ट है जो 2020 में अडानी पोर्ट स्थापित किया गया था, अडानी का स्थापित मुंड्रा जो पोर्ट है 2020 में स्थापित किया गया, वो भारत का सबसे बिजीएस्ट पोर्ट है। इसके बाद यहाँ पर न्याय सेवा या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो हम देख रहे हैं, ये जेल नेहरू पोर्ट जो कि आर्टिफिशियल है, ध्यान देना आर्टिफिशियल पोर्ट है, जो कि नवी मुंबई JNPT में है। इसके बाद इसके चेन्नई पोर्ट को देखें। चेन्नई पोर्ट में हमने देखा कि ये बंगाल खाड़ी में तमिलनाडु में जो चेन्नई पोर्ट है, इसकी विशेषता के अंतर्गत ये ध्यान दें कि ये आर्टिफिशियल एक पोर्ट है चेन्नई पोर्ट। लार्जेस्ट पोर्ट इन द बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल खाड़ी में ये सबसे जो लंबा पोर्ट है। अ गेटवे ऑफ साउथ इंडिया यानी साउथ इंडिया का गेटवे जो है यही चेन्नई पोर्ट को कहा जाता है। और इसके बाद हमने विशाखापट्टनम पोर्ट जो देखा आंध्र प्रदेश में, इसके बारे में देखें। यह नेचुरल पोर्ट है और यह देखें तो यह इसको विजाग पोर्ट के नाम से जानते हैं और यहाँ पर डॉल्फिन नोज पाई जाती है। इंडिया का सबसे डीपेस्ट पोर्ट यही विशाखापट्टनम पोर्ट है। इसके बाद पारादीप पोर्ट जो उड़ीसा में, इसकी विशेषता यह है कि इसको जो कहा जाता है गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया यानी ईस्टर्न इंडिया का जो है पूर्वी इंडिया का गेटवे जो है इसको पारादीप पोर्ट को कहा जाता है। और हुगली रिवर से यह जो है पारादीप पोर्ट यह है हुगली रिवर के पास। और जो यहाँ पर कलकत्ता पोर्ट है इसका वर्तमान में जो नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, इसका नाम कलकत्ता पोर्ट का कर दिया गया है। चलिए आगे अब देखते हैं यानी समुद्रिक परिवहन यानी आंतरिक परिवहन और समुद्री परिवहन के बाद इसमें जो है भारत की जनगणना सेंसस 2011 को इसमें समझ लेते हैं। सेंसस के बारे में विस्तार से चर्चा पूर्व के लेक्चर में की जा चुकी है। जैसे कि हमने देखा ऐतिहासिक रूप से लॉर्ड मेयो के काल में जो 1872 में सबसे पहले जो जनगणना कराई जाती है, इसके बाद 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कराई जाती है। और भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 तक जो 8 जनगणनाएं कराई जा चुकी थी अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत, और भारत की आज़ादी के बाद यानी 15 अगस्त 1947 के बाद 7 जनगणनाएं सेंसस 2011 तक कराई जा चुकी थी। लेकिन 2021 में नियमतः 2021 की जनगणना 8वीं होती, लेकिन कोविड-19 कारण इसको नहीं कराया जा सका। तो भारत सरकार ने कुछ दिनों पूर्व ही सेंसस जो कराने यानी 8वीं सेंसस यानी आज़ादी के बाद की 8वीं ओवरऑल 16वीं सेंसस जो कराने की घोषणा की, जो जिसका प्रकाशन 2027 में किया जाएगा, जिसकी अधिसूचना जो है अभी जून 2025 में जारी की गई थी भारत सरकार द्वारा। तो इसमें सेंसस 2011 के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी देखें, हालांकि इस पर पूर्व के लेक्चर में विस्तार चर्चा की जा चुकी है, इसलिए हम ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे। यहाँ पर देखें तो भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है। यानी इसका जो काम है ये संघ सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपा गया है भारतीय संविधान की धारा 246 के तहत। यह संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। यानी संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर यह अंकित है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन, यानी जनगणना जो है संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीकरण जनगणना आयुक्त रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। यह देश भर में जनगणना संबंधी कार्यों को निर्देशित करता है तथा जनगणना के आंकड़ों को जारी करता है। वर्तमान में भारत के महापंजीकरण जनगणना आयुक्त डॉक्टर C चंद्रमौली हैं। ये जब कराया गया था तो ये इनके जनगणना आयुक्त यही थे। इससे पूर्व इस पद पर देवेंद्र कुमार सीकरी 2004 से 2009 तक इस थे। 2011 की जनगणना यानी 15वीं जनगणना
स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना की शुरुआत महापंजीकरण एवं जनगणना आयोग के द्वारा 1 अप्रैल 2010 से हुई थी। सितंबर 2010 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना 1931 के बाद पहली, यानी 1931 में ईस्वी में पहली बार जाति जनगणना कराई गई थी। लगभग 2027 में भी पहली बार जाति जनगणना कराई जाएगी। 2011 में जाति जनगणना कराई गई थी, परंतु उसका प्रकाशन नहीं किया गया था। तो 1931 के बाद की पहली स्वीकृति प्रदान की, जो अलग से जून 2011 से सितंबर 2011 के बीच संपन्न हुई थी। जनगणना 2011 ईस्वी का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका थी, इसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये एग्जाम में पूछा है कि इसका जो है आदर्श वाक्य क्या था सेंसस 2011 का, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी अवर सेंसस अवर फ्यूचर, ये इसका आदर्श वाक्य था। पंजीकरण कौन थे ये हमने देख लिया कि डॉक्टर सी चंद्रमौली जनगणना आयुक्त थे उस दौरान। अब इसके बारे में देखते हैं तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से हुई। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से हुई। 1881 इसमें जनगणना आयुक्त डब्ल्यू यानी 1881 में जनगणना आयुक्त कौन थे? डब्ल्यू फ्लोडेन थे। वहीं स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी के समय जनगणना आयुक्त R.A. गोपाला स्वामी यानी 1949 से 1953 तक थे। यानी स्वतंत्र भारत, जब भारत को आज़ादी मिली, हमने देखा भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली। तो भारत को आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई। यानी संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू की गई और भारत जो है एक गणतंत्र देश बना। गणतंत्र देश का मतलब यहाँ इसका खुद का संविधान था और यहाँ पर सर्वोच्च पद पर जो एक निर्वाचित व्यक्ति होगा, न कि जन्म से या पैतृक बनेगा जैसे कि राजशाही में हुआ करता था। तो 1881 जनगणना आयुक्त कौन थे? ये थे। और स्वतंत्र भारत में जनगणना इसमें कराई गई थी। और इसमें ध्यान दें कि उस समय जनगणना आयुक्त आज़ादी के बाद जो पहली जनगणना 1951 तक जनगणना R.A. गोपाला स्वामी थे और ये कब से थे? 1949 1953 तक के आयुक्त थे। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना श्रेय किसको है? स्वीडन को है। जहाँ 1749 ईस्वी में पहली बार जनगणना कराई गई थी। 10 की जनगणना की शुरुआत 1790 यानी 10 की जनगणना की शुरुआत 1790 ईस्वी से अमेरिका से हुई। 1801 ईस्वी में इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुई थी। इसमें ध्यान दें जनगणना 2011 ईस्वी के तहत देश में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार किया गया, जिसमें देश के सभी नागरिकों के कुल 15 विवरण दर्ज कराने के अतिरिक्त 15 वर्ष एवं इससे ऊपर की वय के सभी नागरिकों को बायोमेट्रिक्स आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं। नोट, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका नोट है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी के अनुसार वर्ष 2045 ईस्वी तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य, संशोधित लक्ष्य 2070। यह UPPSC 2023 में पूछा गया प्रश्न था कि जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी बनाए के अनुसार 2045 जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, तो उसको संशोधित करके कब तक कर दिया गया? 2070 तक कर दिया गया था। इसके बाद देखें 2001 ईस्वी की जनगणना में भारत का प्रशासनिक विभाजन 593 जिलों में किया गया था, जबकि 2011 ईस्वी की जनगणना में यह विभाजन 640 जिलों में किया गया है। स्पष्ट है कि एक दशक की अवधि 2001 से 2011 ईस्वी में कुल 47 नए जिले बने थे। इसके बाद महान विभाजक वर्ष, अक्सर ये भी एग्जाम पूछता है कि महान विभाजक वर्ष किसे कहते हैं? तो भारत के जननांकी इतिहास में 1921 ईस्वी को महान विभाजक की संज्ञा दी जाती है। 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि ऋणात्मक यानी -0.31% हो गई थी। फलस्वरूप इस दशक में भारत की जनसंख्या 77 लाख की कमी आई थी। इसलिए 1931 ईस्वी को विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घाती वृद्धि दर 1961 से 1971 के दौरान दर्ज की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक से पूछ रहता है कि भारत में जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक, ये ध्यान रखना, वार्षिक घाती वृद्धि दर जो है 1961 से 1971 के दौरान दर्ज की गई थी। इसमें देख लेते हैं जनसंख्या संबंधित प्रमुख परिभाषाओं को इसमें समझ लेते हैं। तो जनसंख्या घनत्व यानी डेंसिटी कैसे नापते हैं? जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या घनत्व तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या से है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितनी जनसंख्या निवास करती है, जनसंख्या घनत्व डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहलाता है। जनसंख्या घनत्व का मतलब कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल से हम भाग कर देते हैं। लिंगानुपात, सेक्स रेशियो देखें तो प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या कुल 1000, यानी 1000 पुरुष के सापेक्ष कितनी स्त्रियां हैं वो लिंगानुपात कहलाएगा। शिशु, और हमने देखा इसका मैथमेटिकल रूप से सेक्स रेशियो स्त्रियों की संख्या में पुरुषों की संख्या का भाग करके 1000 गुणा कर देंगे तो सेक्स रेशियो प्राप्त है। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं शिशु लिंगानुपात हैं। तो जनसंख्या में 0 से 6 आयु समूह में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु समूह में स्त्रियों की संख्या का शिशु लिंगानुपात यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो कहा जाता है। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष, बालिकाओं की संख्या 0 से 6, बालकों की संख्या 0 से 6 गुणे 1000 होता है। यह जो है शिशु लिंगानुपात का सूत्र हुआ।
साक्षरता दर देखें, लिटरेसी रेट क्या होता है, 7 वर्ष, याद रखना है 7 वर्ष है, 7 वर्ष और उससे अधिक, यानी उससे नीचे को साक्षरता दर में नहीं शामिल किया जाता। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता है और उसे लिख या पढ़ सकता है, साक्षर लिटरेट कहलाता है। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर का मतलब साक्षरों की संख्या 7+ आयु वाली जनसंख्या में भाग कर देंगे और 100 गुणा कर देंगे तो ये साक्षरता दर में प्राप्त हो जाए। साक्षरता दर यानी साक्षरों की कुल संख्या कितने साक्षर हैं और जो जनसंख्या यानी 7+ यानी 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या का साक्षरों की संख्या में भाग कर देंगे, 100 गुणा कर देंगे तो साक्षरता दर हमको मालूम हो जाए। 10 की वृद्धि देखें, डिकेडल ग्रोथ रेट क्या होता है, ये 10 वर्षों में मध्य जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि को व्यक्त करता है। यानी 10 की वृद्धि क्या है, ये 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि को व्यक्त करता है। 10 की वृद्धि वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या बटे पूर्व जनसंख्या का भाग कर देंगे और 100 गुणा कर देंगे तो ये हमें 10 की वृद्धि मालूम हो जाती है। शिशु मृत्यु दर देखें तो ये शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित बच्चे, यानी ये भी 1000 पर ही है, प्रति 1000 जीवित बच्चे जीवित जन्मे, यानी शिशु मृत्यु दर में प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में 1 वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या को दर्शाती है। यानी शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म पर उसी वर्ष में मृत शिशुओं की संख्या है। इसके बाद सेंसस 2011 के संबंधित प्रमुख आंकड़े दिए गए हैं, तो इन आंकड़ों को यहाँ हम समझ सकते हैं और देख सकते हैं। तो 2011 जनगणना समेत प्रमुख आंकड़ों को देखा जा सकता है। हालांकि आज इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन सारे आंकड़ों को इसको देख सकते हैं। पूर्व लेक्चर में हम इस पर जानकारी दे चुके हैं और अगला जो लेक्चर होगा इस पर आधारित होगा और आखिरी लेक्चर होगा, इसको केवल देख लें एक बार, तो ये सारी जानकारी जो जनसंख्या के रूप में। इसके बाद अगला जो लेक्चर होगा वो भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाएं होगी और नेक्स्ट लेक्चर में कवर किया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।